हेलो दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं सेट नंबर 13। ठीक है। भारतीय इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। अगर पॉलिटी रिवीजन करनी है तो क्रैक 35 डेज वाला जो वो है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? किसमें किया गया है? भाग नंबर 18 में। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है और 17 में राजभाषा से संबंधित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनुच्छेद 352 से है। आंतरिक अशांति तो नहीं है, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य युद्ध, आक्रमण। बी, सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। और ये 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? किसमें किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में। 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? फारूक फारूकुद्दीन अली अहमद। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन था? फारूकुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है? कितने? 30 दिन। 30 दिन बाद यह स्वतः समाप्त हो जाती है। 30 दिन लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं इसे 1 माह। ठीक है। निम्नलिखित क्रमों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। केवल दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्र कभी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। उसे ऐसा करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। ठीक है। लोकसभा को भी आपात की उद्घोषणा को वापस लेने का अधिकार दिया गया है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य है। अब आ जाते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे। संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह के बाद समाप्त हो जाती है। क्या हो जाएगा इसका? सी, तीनों कथन सत्य हैं। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? कितने समय तक रहती है? 6 माह तक लागू रहती है। और 6-6 माह करके इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? 356 के तहत। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? ए और बी, 358 और 359 में प्रावधान किया गया है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्चायुक्त में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? केवल ए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है? कितने दिन तक लागू किया जा सकता है? 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? कितनी बार की गई है ये? एक बार भी नहीं की गई। 1991 में होने वाली थी।
सिर्फ हमारे पास 5 दिन का खाना पीना, राशन पानी, ये सबका खान खर्चा बचा था। लेकिन फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बना दी, यानी कि विदेश वाले भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं अपनी कंपनियों का। उसके बाद से थोड़ा संभल गए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तारुकुंड समिति ये किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से। ठीक। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए? वेंकटचलैया समिति। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया था? बलवंत राय समिति की अध्यक्षता में 1957। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ? बी आंसर इसका सही हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 से। 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 23 और 23 दिसंबर 1992 को एक ही दिन में, तथा राज्यसभा में 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की और 24 अप्रैल को ये 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है। प्रति एक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए 24 अप्रैल को किस लिए मनाया जाता है? पंचायत दिवस के रूप में बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण सब मूल्यांकन करती है। बी आंसर इसका सत्य सही हो जाएगा। किसी ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा सत्य है? पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को होता है। यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगरपालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। शेष अवधि तक कार्य करती रहेगी। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 33%। एक पंचायत के भंग होने के डैश माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। बताओ कितने के अंदर कराया जाएगा? 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है राज्य का राज्यपाल। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख है? कितने का उल्लेख है? 18 विषयों का उल्लेख है। भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ कब हुआ? मद्रास में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संस्थान स्थान एवं संरक्षण दिया गया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए? हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। पी के थुंगन समिति ने कब की थी? 1988 में गठित हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए। संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? कौन सा भाग है? भाग 9 है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य हो जाता है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 को। राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके और किन के द्वारा किया जा सकता है? सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों द्वारा। ठीक है।
उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? स्पेशल लीव पेटिशन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 131, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 131। फिर आ जाते हैं हम 35। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? प्रीवी काउंसिलिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान जिसे आमतौर पर किंग ऑफ काउंसिलिंग या प्रीवी काउंसिलिंग कहा जाता था, प्रीवी काउंसिलिंग की जगह पर यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? किंग ऑफ काउंसिलिंग। ठीक है। भारत में अदालतों द्वारा पारित फैसले और आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए सर्वोच्च मंच था। ठीक है। इसने भारतीय और अंग्रेजी कानून प्रणाली के बीच पुल के रूप में कार्य करा था, यानी कि बीच में रहता था, दोनों की साइड की सुन के कानून प्रणाली बनाता था ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 को कानून की व्याख्या करने और संघीय मामलों में संबंधित विवादों पर न्याय निर्णय के लिए एक संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 37। यदि किसी यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा? स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना, विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप न करना, न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना। क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी और रिट, ये सभी सम्मिलित है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? कौन थे? पी एन भगवती। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया। जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, ए और बी दोनों सही है। भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे उस समय मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित न्यायालय और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। क्या हो जाएगा इसका? सी, मुंबई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। मुंबई हाईकोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव। कर्नाटक इसमें नहीं है, बाकी सारे सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान जो है 214 और 231 में जो अनुच्छेद है इसमें। उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 216 में है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही नियुक्त हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो अथवा एक या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक।
46। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? क्या हो जाएगा इसका? बी। 15 संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 62। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्या सही हो जाएगा इसका? डी। 1, 2 और 3। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि तक निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित कराना। तीनों आंसर इसके सही हैं। संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है राज्यपाल के अनुरोध पर। फिर आ जाते हैं 52। निम्नलिखित में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहारी माना गया है? क्या हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। 1 और 2 इसके सही हो जाएंगे। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? केसी नियोगी। और कब? 1951 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया है? कौन सा संशोधन किया गया है? 89वां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे देता है? राष्ट्रपति को। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है मूल संविधान में संविधान संशोधन के द्वारा संसद द्वारा पारित अधिनियम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। संसद द्वारा पारित अधिनियम से। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया था 1964 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? किसमें किए गए हैं? इनमें से किसी में नहीं किए गए हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ, ये नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं 5 से लेकर 11 में, भाग 2 में जो आता है। 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 में हो जाएगा पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इसमें यहाँ इधर 12 आ गया, 11 होता तो ये सही होता। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका? ए, पहला और दूसरा भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, दोनों गलत है। सही नहीं है
नहीं नहीं कट जाएगा, यानी कि दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, स्वतंत्रता का अधिकार 19-22, धन की स्वतंत्रता का अधिकार 26-28। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? 26 से 28, 25 से 28 तक है ये। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 67। निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उनके नकारने के संबंध में पूछताछ करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद आ जाते हैं सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के तहत हो? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान, राज्य निधि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान। 68 का हो जाएगा सी, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति, अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ, अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। 69 का क्या हो जाएगा? ए, पहला और दूसरा। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी? 70 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। किसमें थी पहले? 19(1) कै में, उसे बाद में कहा कर दिया गया था? 300 कै में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किससे लिए गए हैं? उपयुक्त में से कोई किसी से नहीं लिए गए हैं, ये लिए गए हैं यूएस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? बी, इसका आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी आंसर सही हो जाएगा 43 कै, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। नीति निदेशक तत्वों के बारे में कौन सा असत्य है? कौन सा सत्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 48 ए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, 39 ए समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, 47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। 75 का क्या हो जाएगा? बी, समान न्याय और गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 39 ए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? क्या हो जाएगा इसका? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को के कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है? कितने माह तक किया जा सकता है? बी, 3 माह। सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई है? किसके तहत की गई है? 103 के तहत। संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है? भाग 11 में। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन। समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने के अधिकार किसे दिया गया है? बी, संसद इसका सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन कराता है? बी, वित्त आयोग। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है? किससे है? सी, केंद्र राज्य संबंधों से।
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन कौन करता है? संसद करती है। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे? उपयुक्त सभी पर लागू होंगे। ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो ये गारंटी किस पर भारित होंगी? केंद्र की संचित निधि पर। संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। निम्न में कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है? आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल अब आके बना है, पहले नहीं था, ये पुराना क्वेश्चन है। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्न में से कौन सी दशा पूरी करनी होती है? कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 8% उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता। देश में सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव किस नंबर के चुनाव थे? क्या क्वेश्चन है? देश में सन 2019 में, ठीक है, संपन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव किस नंबर के चुनाव थे? अच्छा, कौन सा चुनाव था ये 17वां चुनाव था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये केवल एक सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है, दूर से दिख रहा है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है, और कॉलेजियम प्रणाली का संबंध न्यायाधीश की नियुक्ति से है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सी आंसर 2000 अनुच्छेद 213 से राज्यपाल का अभिभाषण। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। 97 का हो जाएगा इसका ए आंसर सही हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह विधानसभा के सत्र को आहूत व अवसान करता है। वह अध्यादेश भी जारी करने की अधिकारिकता रखता है। 98 का क्या हो जाएगा आंसर? सी 1, 2 और 3। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारिकता रखता है? 99 का हो जाएगा सी 1/6 सदस्यों को। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। सुमेलित नहीं है 101। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं राज्य की विधानसभाओं के सभी सदस्य, दिल्ली व पौंडीचेरी विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली पौंडीचेरी जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। 103 का क्या हो जाएगा? डी सब सही है। निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य से संबंध नहीं है? माता पिता अथवा अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये आंसर इसका सही हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अर्ह होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। 105 का क्या हो जाएगा? ए।
30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा असत्य है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल का पद का कार्यभार ले सकता है। जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लिया जाता, वह अपने पद पर कार्य करता रहेगा। राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। 106 का हो जाएगा डी। राज्यपाल राज्यपाल कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल का पद धारण कर लिया है उसने, ठीक है, कार्यकाल पूरा कर लिया है, फिर भी उसे पुनः राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह 35 वर्ष की आयु अपनी पूरी कर चुका हो। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता। निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? बी, इसने भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान में से ली गई है? किससे ली गई है? कनाडा के संविधान से। 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? डी आंसर 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। फिर आ जाते हैं 112। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। डी इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। 114 निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 1837 के चार्टर अधिनियम में लिए गए हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खाली खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को कर दिया गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक, केवल एक सही है। संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रांतीय संविधान समिति जेबी कृपलानी। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके कौन है? सरदार पटेल। और भी हैं, संघ की है इसमें। एक समिति है संघ शक्ति समिति। जो इंपॉर्टेंट समिति है वो लिख लो। संघ शक्ति समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक। फिर दूसरी हो जाती तुम्हारी संघीय संविधान समिति। नहीं है इसमें। संघीय संविधान समिति के भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति। तीसरी हो जाती है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके थे सरदार पटेल। फिर प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय हेतु तदर्थ समिति डॉक्टर वरदाचारी। एक और सबसे ज्यादा आती है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। तदर्थ समिति इसके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 116 निम्नलिखित में से यह किसका प्रावधान था? उद्देशिका। आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटलिका है। ये था सुभाष कश्यप। 117 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया है? क्या हो जाएगा इसका? ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था? सी आंसर इसका सही हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। संविधान की प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है? बी संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत भी, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी। अब आ जाते हैं हम 121। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? कौन सी नहीं ली गई है? 1, 2 और 3, तीनों ही नहीं ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया गया है ये कनाडा से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है जापान से। अब आ जाते हैं 123। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा से कथन गलत है? प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है। प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार ही संशोधित किया गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 कब? 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर। कब पारित हुई थी ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, और किस पर आधारित है ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। प्रस्तावना कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है। प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आ जाते हैं हम 124। विधान परिषद के विषय में सत्य कथन है या नहीं? इसकी स्थापना या अनुमूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 2/3 से अधिक नहीं होगी। इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 बार पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। 124 का हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये दोनों ही हैं। पहला दूसरा। विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव नहीं किए जा सकते। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? किसके अनुसार होगी? अनुच्छेद 74 के अनुसार। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयाण पद धारण करता है। वह बहुमत दल का नेता होता है। उपयुक्त सभी। 127 क्या हो जाएगा? डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है? सी आंसर इसका सही हो जाएगा, चौथा ही का, 1/4। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद का प्रावधान है? इसमें अनुच्छेद 165 में। विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के सभी राज्यों में है। इसके सभापति का चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधान परिषद में चुने जाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 130 का हो जाएगा डी। 1, 2 और 3, 4 सारे सही हैं। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय सीमा होती है। क्या हो जाएगा इसका? डी। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन नहीं है? ए, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है? बी, ग्रीष्मकालीन सत्र। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है?
सी आंसर इसका सही हो जाएगा, संसद। फिर आ जाते हैं हम 137। राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से होते हैं। वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है। वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है। 137 का हो जाएगा डी, मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है। कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है। वह अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है। 138 का हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव कौन सा है? कटौती प्रस्ताव हो जाएगा इसका आंसर। सुमेलित नहीं है। राज्य और लोकसभा में आवंटित सीट। 140 का क्या हो जाएगा? बी, पंजाब में कितनी है? 13 सीटें हैं। तो इसी के साथ ये वाला सेट हो जाता है समाप्त, और हम मिलेंगे अगले सेट में। तब तक के रिवीजन करते रहो जितना ज़्यादा हो सकता है, और वीडियो को शेयर करते रहो।